21 दिशा को जोरदार थप्पड़। सिटी मॉल में कियारा अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने आई थी। दोस्तों के साथ मिलकर ड्रेसेस को देखे जा रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उसकी नज़र कुछ दूर खड़े एक इंसान पर पड़ती है। उस इंसान को देखकर कियारा की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से उस इंसान के पास जाना चाहती थी, लेकिन वो वहां तक पहुंच पाती वो इंसान वहां से चला जाता है और मन में कहने लगी, रेहान कहाँ चले गए? अरे रेहान, आप में आप ही बुदबुदाती है। उसके दोनों फ्रेंड्स आकर उसको आवाज देने लगी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो दोनों उसको जोर से हिलाकर तेज आवाज में कहने लगी, क्या हुआ? कियारा भी मन से, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। कॉलेज में रिया सीधी कैंटीन में गई जहां लवी उसके लिए वेट कर रही थी। जाकर लवी के सामने रखी चेयर पर बैठ गई। रिया उसे और देखते हुए, क्या हुआ, तुम्हारी मुंह क्यों उतरा हुआ है? लवी उदास से, कुछ नहीं यार, पता नहीं क्यों आज बहुत ही बोर लग रहा है। रिया मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए, क्यों ना हम शॉपिंग पर चले, थोड़ा घूम कर आएंगे, बाद में एग्जाम शुरू हो गया तो कहीं जाना नहीं होगा, क्या कहते हो? लवी की नजरें चमक उठी, हाँ यार प्ले चलते हैं, और मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। तभी कैंटीन के मैन डोर से आवाज आई, अरे देखो देखो भाई, कौन बेटे हैं? एक है पुअर गर्ल और दूसरी है इस टेक्निकल जनरेशन की सिंड्रेला, और जोर जोर से हंसना शुरू कर दी। लवी और री को पता चल गया था कि वे कौन है और किसकी आवाज है। ये सुनकर लवी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया, लेकिन री उसको चुप रहने के लिए कहती है। हालांकि री को भी तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। दिशा रिया की तरफ उसे देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं आई हो। इसका रीजन क्या हो सकता है? कोई किसी को आइडिया है? वेट आई विल गैस। दिशा जानबूझकर ये बात थोड़ा तेज आवाज में कहा था। अरे हाँ, मुझे लगत है हमारी ब्यूटीफुल मैडम को किसी होटल को जाना पड़ा होगा फिर से 1 नाइट स्टैंड करने। अरे इस बार बहुत ही हार्ड वर्क किया होगा इसलिए 2 दिन से आ रहा। इससे आगे बात कंटिन्यू कर पाती उसके आंखें रिया के गले में मंगलसूत्र पर और माथे पर सिंदूर पर पड़ती है। ऐसे देख दिशा और उन दोनों फ्रेंड्स हैरान हो जाती है। इतने में दिशा कहाँ रुकने वाली थी, फिर से बोलना शुरू कर दिया, अरे ये क्या, ये तो सुगर डैडी की परमानेंट मिस्ट्रेस बन गई है। मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी बनोगी, लेकिन कोई बात नहीं, अलग अलग होटल में जाकर रात बिताने से अच्छा है मिस्ट्रेस ही बन जाओ। रिया कोई बात नहीं अंकल को ना, आई मीन तुम्हारे प्यारे से हस्बैंड को ठीक से ख्याल रखना। वो दिखने में मोटा पेट वाला क्यों ना हो, हैंडसम तो होगा ही। और फिर से जोर जोर हंसने लगी। उसके चेहरे पर साफ साफ अमीरी की घमंड देखा जा सकता था। तभी उस पूरे कैंटीन में एक तेज थप्पड़ की आवाज आई। ये देख कैंटीन में खड़े जितने भी लोग थे सब के सब हैरान थे। आज पहली बार रिया किसी को थप्पड़ मारी थी और दिशा पहली बार थप्पड़ खाई थी। दिशा को थप्पड़ खाना उसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। गुस्से में दांत पीसते हुए कहने लगी, यू फूहर, तुझे इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारे, यू ब्लडी बीच। कहकर थप्पड़ ही मारने ही वाले थी, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आए, ए क्या हो रहा है? सब उस आवाज की ओर मुड़कर देखने लगे। वहां एक औरत 4 बॉडीगार्ड के साथ खड़ी थी। वो औरत हर एक इंसान को बारीकी से देख रही थी। उसके चेहरे पर सीरियसनेस दिख रही थी और गांभीर से बोलने लगी, कोई बता सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? सब लोग डर के मारे कोई भी मुंह नहीं खोल सके। उस और ही कुछ ऐसा ही था, उसके पहनावे का स्टाइल, भावहीन चेहरा, स्ट्रिक्टली औरा, उसकी तेज नजरें मानो साक्षात पार्वती माँ में दुर्गा माँ दिख रही हो। उसे देख सब हैरान, परेशान और डर साफ साफ नजर आ रहा था। दिशा और दोनों चमची भी डर के मारे पसीने छूट रही थी। लवी, रिया बस परेशान में थी। कुछ देर बाद थोड़ा हिम्मत करके पूर्वी आगे आकर कहती है, थोड़ा डर भी था फिर भी कहने लगती है, मैडम वो रिया ने दिशा को थप्पड़ मारा। इतना कहकर चुप हो गई। ए सुन, वो औरत ध्यान से उन तीनों लड़की को देखती है, फिर रिया और लवी की तरफ मुड़कर पूछती है, यहाँ क्या हुआ था? रिया नीचे सिर झुकाकर खड़ी होती है। उसके अंदर अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी बताने में, और उसकी आंखों में नमी उतर आई। ए देखो, औरत पीछे मुड़कर एक बॉडीगार्ड को कहती है, कुछ देर पहले की सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। बॉडीगार्ड हाँ में सिर हिलाकर चला गया। ए देख, दिशा की चेहरे का हवाएं उड़ गई। बेटा रिया, तुम इस तरह रहोगी तो लोग और भी ज्यादा तुझे बुली करेंगे, उनका सामना करना चाहे इस तरह रहोगी तो नहीं चलेगा। बॉडीगार्ड ने सीसीटीवी फुटेज लेकर आ गया। उसमें सारी वीडियो और फुटेज देखकर निहारिका और ज्यादा गुस्से में आ गई और जल्दी से ऑर्डर देते हुए कहने लगी, अभी के अभी प्रिंसिपल को यहाँ बुलाओ। ए सुन, दिशा और उनके दोस्तों के पैर बुरी तरह से कांपने लगी, लेकिन सब इस बात से हैरान में थे कि निहारिका रिया को बेटा कहकर बुलाया और इतने प्यार से बात कैसे कर सकते हैं। क्या वो पहले से ही जानते थे? दिशा गुस्से में रिया को और ज्यादा घुरे जा रही थी। 22 अनीता की नई साजिश।
जब कैंटीन में हुई घटना के बारे में प्रिंसिपल ने सुना तो वो जल्दी ही भाग कर आ गया। कैंटीन में स्टूडेंट की भीड़ जमा हुई थी। भीड़ को देखकर वो तो परेशान ही हो गया, लेकिन जब उसने सिंघानिया खानदान के बॉडीगार्ड को देखा तो डर के मारे कांपने लगा। माथे पे आए पसीने को पोंछकर जल्दी से निहारिका सामने आ गया। डर और हकलाते हुए कहने लगा, जी मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, आने में देर हो गई। मैडम प्लीज़ आप बताएं, कोई आपको परेशानी हुई है तो नहीं? अगर ऐसा है तो प्लीज़ बताएं, मैं सब ठीक कर देता हूँ। निहारिका उसके ओर देखते हुए कहने लगी, इस कॉलेज में बुली करने वाले लोग और अमीरी की घमंड दिखाने वाले लोग मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस कॉलेज में सब तरह के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। पूर्व बच्चे, मिडिल क्लास बच्चे, हाई क्लास के सब बच्चे या फिर वीआईपी के बच्चे, पैसे वाले खानदान के बच्चों से गरीब बच्चों पर कोई असर नहीं आनी चाहिए मिस्टर वर्मा, सबको एक समान होनी चाहिए। निहारिका बात को आगे बढ़ाते हुए, और हाँ मिस्टर वर्मा, इस बात पर ध्यान रखिए कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को पर्सनल बातें लेकर बुली ना कर पाए। हाँ, मैं बात मानती हूँ कि दूसरे इंसान के प्राइवेट मैटर होते हैं, किसी को भी दखल नहीं करनी चाहिए और ना ही राइट्स होता है, लेकिन प्राइवेट बातें लेकर बुली किया तो कुछ भी गलत हो सकता है। मिस्टर वर्मा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आई होप कि आज के बाद मेरे कॉलेज में ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए। निहारिका ये सारी बातें बहुत ही गंभीर सी कही थी, क्योंकि वो कॉलेज उसकी ही जो थी, उस कॉलेज की ट्रस्टी भी ऐसे कैसे बदनाम होने देती। मिस्टर वर्मा डर से जल्दी जल्दी में गर्दन हिला दिया। इतना कह के एक नज़र सबकी ओर डाल के वो वहां से चली गई, और खड़े सब लोग भी धीरे धीरे वह से निकल गए, और लवी और री भी चले गए, और वो तीनों लड़कियां भी। सक्सेना विला। यहाँ अनीता इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको अभी तक मालूम ही नहीं पड़ा था उन गुंडों को किसने मारा था और उनके लीडर जेल में कैसे पहुंचे। ऐसे सोचते सोचते उसका दिमाग ही फटा जा रहा था। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए। एक छोटी सी पहाड़ी पर एक टूटी फूटी घर था जो लकड़ियों से बना था। आसपास नजारा डरावनी जंगल दिख रहा था। वहीं कुछ दूर में अनीता बेसब्री से किसकी आने का इंतजार कर रही थी। करीब 5 से 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद एक आदमी उसकी ही ओर चला आ रहा था। आकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, जी मेम साहब, कहीं ये हमें कैसे याद किया? आज आपको इतनी दूर यहाँ आना पड़ा। अनीता उसको जल्दी से जवाब देते हुए कहने लगी, हाँ रंगा, जो मैंने एक लड़की को मारने के लिए काली को सुपारी दी थी, लेकिन 2 लोग को छोड़कर बाकी सब मर गए हैं। अब काली और एक और आदमी, वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। ए सुन, रंगा कहने लगा, मेम साहब, हमें पता चला है कि इसके पीछे पुलिस के हाथ है। इसके बारे में पुलिस को पहले से ही खबर मिल चुकी की थी, इसलिए उन लोगों के फायर कर दिया। सारे गुंडे वही तुरंत मर गए और काली और गोविंद को पकड़ के ले गए हैं। अनीता परेशान होते हुए, रंगा, मुझे किसी भी हालत में एक काम पूरा होने चाहिए। आप टेंशन ना लीजिए, काम हो जाएगा। इतना कह के रंगा वहां से चला गया और अनीता भी वहां से निकल गई। अनीता घर आकर सोफे पसर गई और कुछ गहरी सोच में डूब गई। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया और जल्दी से किसी को फोन लगाने लगी। कुछ देर बाद फोन कनेक्ट भी हो गया। दूसरी ओर एक आदमी की आवाज आई, हेलो। अनीता थकी हुई आवाज में उस आदमी से कहा, मुझे एक लड़की के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। काम हो जाएगा। वो आदमी इतना ही कहकर फोन काट दिया। आरएस कॉर्पोरेशन, रेहान का ऑफिस। रेहान अपनी नजरें एक फाइल में गड़ा के बहुत गहराई से पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तभी डोर नॉक की आवाज सुनाई दी। रेहान की सीरियस और कड़क आवाज से अंदर आने को कहा। क्रेटरी रोमा कुछ फाइल लेकर आए और कुछ बताना शुरू किया। सर, बिरला वाली प्रोजेक्ट पर 2 कंपनियों ने परफॉर्म दिया है। दोनों प्रोटेस्ट अच्छा तो है, क्या आप प्लीज एक बार देख लीजिए और बताइए प्रोटेस्ट किस कंपनी को मिलने वाली है। इतना कह के वो चुप हो गई। रेहान उस फाइल को उठाकर देखने लगा। उसके ऊपर 2 कंपनियों के नाम देखकर एक डेविल स्माइल उसकी चेहरे पर आ गई। पहला कंपनी मिस्टर गुप्ता की फ्रोसे ग्रुप ऑफ कंपनी, दूसरी मिस्टर राजेश सक्सेना की जो इंटेलिंक ग्रुप ऑफ कंपनी। राजेश सक्सेना इस कंपनी को खुद अपनी मेहनत से नहीं बल्कि दहेज में मिला प्रसाद है। जी हाँ, ये कंपनी राजेश के ससुर जी यानी कि अनीता के पिता मनोज तिवारी ने दिया था मरने से पहले। रेहान जब दोनों कंपनी को देखा तो अपनी सेक्रेटरी को समझाने लगा और वो हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चली गई और वो फिर से फाइल में बिजी हो गया। कुछ घंटे बाद रेहान का फोन बजने लगा। बिना कॉल आईडी देखे ही रिसीव कर लिया। हेलो भाई, दूसरी तरफ से एक मीठी सी आवाज आई जो रेहान के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। हाँ बोलो गुड़िया, रेहान नर्म आवाज में कहने लगा। भाई, आपने कहा था ना कि 2 दिन में घर आऊंगा, कल आप आ रहे हो ना, और साथ में प्रिंसेस भी आ रही है ना। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और खुशी साफ साफ सुनाई दे रही थी।
ए देख रेहान मुस्कुराने लगा और कहा, हाँ गुड़िया हम आ रहे हैं, चलो मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। ओके बाय भाई। इतना कहकर सिम्मी भी फोन काट दिया। फोन रखे 1 मिनट भी नहीं हुआ था, फिर से फोन रिंग होने लगा। दूसरी ओर आवाज आई जो कुछ ज्यादा ही सीरियस बातें बता रहा था। शायद जैसे जैसे वो इंसान बातें बता रहा था वैसे वैसे ही रेहान का चेहरा गुस्से में बदलता जा रहा। 23 दिशा खन्ना की असलियत। जब दूसरी ओर से इतनी सीरियस बातें सुनकर रेहान का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया और फोन काटकर घर के लिए निकल जाता है। सक्सेना विला पर जब राजेश को पता चला कि प्रोजेक्ट उससे नहीं मिला है तो वो गुस्से में आकर स्टडी रूम की हर एक चीज को उठाकर तोड़फोड़ करने लगा। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर अनीता भी भागकर आ गई। राजेश का गुस्सा देखकर कुछ पल के लिए अनीता भी डर गई, फिर कुछ पल बाद अपने आप को नॉर्मल करके राजेश के पास आ गई और राजेश के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से पूछने लगी, क्या हुआ? वो भी इतने गुस्से में आज से पहले कभी नहीं थे, आज क्या हुआ? राजेश गुस्से में चिल्लाते हुए, बिरला वाली प्रोजेक्ट नहीं मिला मुझे, उस मिस्टर गुप्ता के हाथ में चला गया है। पता है मैंने कितनी मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया था। इतना कह के चुप हो गया। अनीता भी चुप थी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या खुराफाती चल रही थी। खैर तो आगे जाकर पता चलेगा। यहाँ आरएस विला में रेहान घर आकर पहुंच गया था। उसने मीरा आंटी को आवाज देकर पूछने लगा, क्या अभी तक रिया नहीं आई? मीरा कुछ जवाब दे पाती तभी दरवाजे की ओर से सैंडल की आवाज आई जो वो दोनों जल्दी से मुड़कर उस ओर देखने लगे। रिया थकी हारी सी आ रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन पत्थर को फोड़ने का काम करके आए हो। छोटे बच्चे की तरह गर्दन को नीचे झुका कर आ रही थी। उसे देख रेहान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल बिखर गई। रिया को नहीं पता था कि उसके सामने रेहान खड़ा हुआ है। बस बच्चों जैसी शक्ल बनाकर चली आ रही थी। सीधे आकर उसका सिर रेहान के चेस्ट से टकरा गई, फिर भी उससे ध्यान ही नहीं रहा। पता नहीं किस सोच में थी। बार बार रेहान के सीने को अपनी सिर से बार बार धक्का ही दे रही थी। ये देख आप में आप ही बुदबुदाए, अरे आगे क्यों नहीं जा पा रही हूं मैं? और फिर से जोर से धक्का देने लगी। ए देख रेहान और जोर जोर से हंसने लगा। जब उसे किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी तो झट से सिर ऊपर उठाकर देखने लगी। सामने रेहान को देखकर पूरी तरह से झेप गई। मीरा आंटी भी मुस्कुराकर किचन में चली गई। रेहान उसे बालों को ठीक करते हुए, वो क्या है नारिया मैडम तो रेहान के सीने को धक्का दे देकर अपनी बालों का हुलिया है बिगा दी थी, वही ठीक करते हुए कहने लगा, क्या हुआ स्वीटिफी? किसी ने कुछ कहा है? प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। रिया बस थकी हुई आवाज में कहा, ऐसा कुछ नहीं है हबी, बस थोड़ा थक गई थी और कुछ नहीं। इतना कहते ही वो खुद ही जंप करके रेहान को अपनी दोनों हाथों से गले में डाल लेती है और दोनों पैरों से उसकी कमर में लटका देती है। इस हरकत की वजह से रेहान झट से बाहों में भर लिया और उसे गोद में उठाकर रूम की तरफ चला गया। जब रूम में पहुंचा तो रिया को बेड पर लेटाकर उसको बिना वक्त को बर्बाद किए बेतहाशा चूमने लगा, साथ में उसकी टमी और कमर को अपनी हाथों से फिराने लगा। रिया थकान के वजह से किस करना मन नहीं था, लेकिन रेहान का साथ पाकर उसका मूड ठीक हो गया था। आधे घंटे तक दोनों एक दूसरे को बेशुमार चूमने के बाद रेहान उसे छोड़ दिया। कुछ सेकंड के बाद रिया के गाल को सहलाते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रिया थोड़ी कंफ्यूज होते हुए पूछने लगी, कहा हबी? रेहान उसके होठों पर अपनी होठ को रखकर चूमते हुए, सिंघानिया पैलेस, वहाँ फैमिली से मिलने उन्होंने बुलाया है हम दोनों को, क्या तुम आओगी? इतना कहकर फिर से चूमने लगा। रिया कुछ पल रेहान को ही देखे जा रही थी, फिर नीचे गर्दन करके बैठ गई, उसकी आदत जो थी, और फिर स्माइल करते हुए कहा, ठीक है हबी चलूंगी। ए सुन रेहान मन ही मन बहुत खुश हो गया, फिर बेड से उठते हुए कहा, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। रिया उठकर बाथरूम में चली गई और रेहान कमरे से बाहर आकर किचन की तरफ जाने लगा। वहीं किचन के बाहर खड़े होकर मीरा को बुलाया। मीरा जो काम कर रही थी वहीं बीच में रुक गई और अपनी हाथों को पोंछते हुए जवाब दिया, जी रेहान बाबा कहिए, कुछ काम था बाबा? हम दोनों पैलेस जा रहे हैं, रात का डिनर वहीं पर कर लेंगे, आप बस आप लोगों के लिए ही बना लीजिए खाना, नर्म आवाज में जवाब दिया। मीरा स्माइल के साथ, जी रेहान बाबा ठीक है, और वो मुड़कर स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। तभी रेहान का फोन बजने लगा। रेहान फोन उठाकर कहा, घर आ जाओ। स्टडी रूम में रेहान की नजरें लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर था जो बहुत सीरियस से कुछ पढ़ रहा था। उसी टाइम डोर का नॉक हुआ। अंदर आ जाओ, स्क्रीन के ऊपर से नजरें बिना हटाए ही कहा। एक आदमी अंदर आकर रेहान के सामने खड़ा हो गया। सिर ये रहे सारे इन्फॉर्म इस फाइल में, उस आदमी ने फाइल देते हुए कहा। रेहान फाइल देखते हुए, इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरी वाइफ को बुली करने पर उतर आ गए, इनकी सही जगह दिखाना ही पड़ेगा। किशोर, वो आदमी किशोर था, बॉडीगार्ड के ग्रुप में एक आदमी जो ताकतवर टैलेंटेड के साथ साथ एक सीक्रेट एजेंट भी है।
और रेहान और रुद्र दोनों के खास आदमी। किशोर जवाब देते हुए कहा, आए सर, वो लड़की खन्ना इंडस्ट्रीज कंपनी के मिस्टर आनंद खन्ना की एकलौती बेटी है। तभी रेहान तपाक से कहा, और रिया मेरी एकलौती वाइफ। ए सुन किशोर कुछ पल के लिए झेप गया और जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला देता है और आगे के इन्फॉर्मेशन बताते हुए कहा, सर, वो लड़की पैसों की घमंड हमेशा दिखाती रहती है। मैडम की खूबसूरती की वजह से हमेशा कुछ न कुछ खुराफात करती रहती है। उसने कई बार उसके दोस्तों के साथ मिलकर चेहरे को खराब करने की कोशिश भी किया था, लेकिन मैडम कई बार बच निकली है और हर टाइम में मैडम के जान को उसकी दोस्त लावण्या शर्मा ने ही बचाई है। सर, 2 साल पहले मैडम को किडनैप करके उसके साथ गैंग रेप करवाने का ऑर्डर भी दिया था, लेकिन उस वक्त मैडम फिर से बच गई सर। लेकिन क्या? आगे सवाल करते हुए रेहान ने पूछा। लेकिन सर, किडनैप वाले ने मैडम को ही उठाने ही आए थे। थोड़ा हल्की सी अंधेरा होने के कारण गलती से मैडम के जगह दूसरी लड़की को उठाकर ले गए सर। वो लड़की एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, इसके वजह से उनकी कानूनी कार्रवाई ठीक से नहीं कर पाए और आनंद खन्ना ने पुलिस को पैसे देकर वो केस वहीं क्लोज करवा दिया। उसकी वजह से मैडम को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी है। दिशा खन्ना सोनिया से भी मिली हुई है सर। इस सारे इंसिडेंट के पीछे सोनिया का भी बराबर का हिस्सा है और आज कॉलेज के कैंटीन में वो लड़की फिर से बुरी तरह से मैडम को बुली की है और लास्ट में मैडम का गुस्सा फूट पड़ा, उस लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दिया। रेहान ने सब सुनकर गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, खन्ना को अब इस सारे कामों का भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है किशोर, अब तुम जा सकते हो, रेहान फाइल को रखते हुए कहा। पहली बार सिंघानिया खानदान से मिलना। रेहान ने सब सुनकर गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, खन्ना को अब इस सारे कामों का भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है किशोर, अब तुम जा सकते हो, रेहान फाइल को रखते हुए कहा। ओके सर, किशोर खड़े होते हुए कहा और वहां से चला गया। रेहान कुछ सोचा, फिर वहां से बेडरूम की तरफ चला गया। रिया नहाकर अपने बालों को हेयर ड्रायर से अपनी बालों को सुखाने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत देर से उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता नहीं कितने देर से रेहान उसे प्यार से देख रहा था। देख, रिया शर्माते हुए अपना सिर सामने कर लेती है। रेहान पीछे से आकर उसको कमर से पकड़ लिया, उसके होठ से रिया के गर्दन को चूमने लगा। उसकी मदहोश कर देने वाली खुशबू वो महसूस कर पा रहा था। उसकी ऐसे किस करने से रिया भी अपनी होश खोने लगी, लेकिन रेहान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नेक से गाल पर, गाल से होठ पर किस करने लगा। उसकी हाथ कमर से थोड़ा ऊपर ले आया, फिर और ऊपर ले आया। इस तरह से रिया के चेस्ट तक ले आया। थोड़ी में ही वो उसकी ब्रेस्ट को छू भी पाता और वो दोनों स्वर्ग में पहुंचने ही वाले थे कि तभी जोर जोर से फोन बाबा की घंटी बजने लगी। फोन बाबा घंटी की आवाज सुन दोनों एकदम झट से आंखें खोली। जो आंखें बंद करके किस कर रहे थे। रेहान तो नॉर्मल था, लेकिन रिया मैडम तो बेड के ऊपर चढ़ गई और दोनों हाथों को ऊपर जोड़कर फोल्डेड हैंड्स बोलना शुरू कर दिया, हे राम। फोल्डेड हैंड्स, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आंखें बंद करके बड़बड़ाने लगी। फोल्डेड हैंड्स देख रेहान का चेहरा देखने लायक था। उसका मुंह इतना बड़ा खुला था कि रिया की एक हाथ की मुट्ठी मुंह में आ जाती। कुछ देर बाद रेहान अपना मुंह झट से बंद कर लिया और रिया के पास जाकर उसका हाथ को पकड़कर उसकी हथेली में उसका फोन रखते हुए कहा, इतना ही इस रिंगटोन से डर लगता है तो चेंज क्यों नहीं कर लेती। इतना कहकर वो बाथरूम में चला गया। यहाँ रिया बेचारी से मुंह बना रही थी कि तभी फोन फिर बजने लगा। आवाज फिर से सुनकर एक बार भगवान को प्रणाम करके फोन को उठा लिया। दूसरी तरफ से, हेलो रिया मुंह फुलाकर, हाँ बोल, सुन रही हूँ। अरे क्या हुआ तुझे, कोई परेशान कर दिया क्या? लवी ने कहा तो रिया जल्दी से बोल पड़ी, लवी ये क्या रिंगटोन रखी है और कब सेट कर दिया था? लवी जल्दी से जवाब देते हुए, वो कॉलेज से वापस आ रहे थे ना तब रख दिया था। क्या करूं, मूड खराब जो हो गया था। थोड़ा शरारती से फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, वैसे क्या हुआ मेरी जान, इस रिंगटोन से आज क्या ड्रामा कर दिया तूने? वैसे रहने दो, मुझे पता है तूने फिर से श्री हनुमान जी को याद किया होगा, है ना? रिया मुंह पाउट करते हुए, और नहीं तो क्या, रिंगटोन तो भी ऐसा है जैसे मंदिर में जोर जोर से घंटी और ढोल दोनों एक साथ बजाने की जैसे है। अरे जैसी नहीं बल्कि वही तो रिंग ट्यून है। लवी थोड़ी तोदले आवाज में कहने लगी, अले मेरी जान, नाराज ना हो, तुम्हें पता है तुम कितनी बाल मुसीबत में पली हो, इसलिए मैंने एक ट्यून रखा। अरे बाबा ठीक है, बता बात क्या है जो फोन किया है? उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस तुम ठीक हो कि नहीं यही पूछने के लिए किया था। लवी जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो मैं तुमसे कल बात करती हूँ, अभी कुछ काम है। रिया जल्दी से कहा, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखन बाय। इतना कह के लवी फोन काट दिया। यहाँ रिया फोन को बेड पर फेंककर जल्दी से तैयार होने के लिए चली गई।
आधे घंटे के बाद दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। आज रेहान कैजुअल ड्रेस में व्हाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स पहन रखा था जो हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उस शर्ट में परफेक्ट फिट बॉडी के वजह से आर्म्स के मसल्स दिख रही थी। गीले बाल हो ऐसे ही छोड़ दिया था जो कानों तक लंबे थे। इस टाइम कोई भी दूसरी लड़की होती तो वो जरूर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती उसको पाने की चक्कर में। खैर, ये तो अच्छी बात है, इस वक्त कोई नहीं है, किसी को भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। अरे हमारी रिया मैडम थोड़ी न कम है, आज तो गजब ही लग रही है। क्रीम कलर के साड़ी में थोड़ा एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन के साथ मरून कलर की बॉर्डर और मरून कलर के डीप ब्लाउज पीछे सिर्फ डोरी से डिजाइन किया हुआ था जिसे पर दिख सकता था। माथे पर मरून कलर बिंदी, हल्की सी यानी कि लाइट मरून कलर की लिपस्टिक, आंखों में काजल, मस्कारा, आईलाइनर, लेकिन सब मेकअप बहुत ही हल्के में किया था। कानों में छोटी छोटी झुमके, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में पायल। सबसे खास बनाने वाली चीज उसकी थी कि नाक में जो नोज रिंग और भी ज्यादा खूबसूरती निखर के आ रही थी। दोनों तैयार होके नीचे आ गए और गाड़ी में बैठकर सिंघानिया पैलेस के लिए निकल गए। 30 मिनट के बाद सिंघानिया पैलेस। जब दोनों पैलेस पहुंचे तो आज पैलेस अलग ही लग रहा था। देख रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। कलरफुल लाइट सजाया गया था। पैलेस के सामने बीचों बीच म्यूजिकल फाउंटेन था, वो भी कलरफुल दिख रही थी। हर तरफ फूलों की खुशबू आ रही थी। लेफ्ट साइड छोटा सा झरना, उसके सफेद और लाल कमल थे, वो भी ढेर सारे। उसमें बतख हंस तैर रहे थे, कुछ पक्षियां यहाँ से वहां से यहाँ उड़ रही थी। शाम 5:30 बज रहे थे। ऊपर से सोने पे सुहाग था। पहले इसके पीछे सूरज डूबता हुआ नजारा इसे और ज्यादा खूबसूरती बढ़ा रहा था। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो सपनों की दुनिया में आ गई हो। बार बार हर तरफ देखकर छोटे बच्चे की तरह झांक रही थी, मानो खुद को आसमान में उड़ रही हो। रेहान उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। तभी एक बटलर की नजर उन दोनों पर पड़ती है। उसने देखा कि छोटे बाबा और छोटे मैडम आ गए हैं तो वो जल्दी से भागकर सबको इन्फॉर्म कर दिया, नौकरों को भी और घर वाले को भी। ए सुन सब खुशी से चहक उठे और जल्दी जल्दी सब बाहर आ गए। वहीं निहारिका और वीना दोनों जल्दी जाकर पूजा की थाली और कलश लेकर आ गई। जब वो दोनों अंदर आने लगे तो सब खुशी से वेलकम करने ही वाले थे कि तभी दादी जी ने अपनी छड़ी को उठाकर एक तेज आवाज के साथ बोलना शुरू किया। ये मानो एक्टिंग की कीड़ा शुरू हो गया। रू डॉट 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 खा जाओ। ए लाइन थोड़ा लंबा खींचकर बोली थी दादी ने। इसे सब लोग डर गए, लेकिन उन लोगों में से 4 लोगों छोड़कर बाकी का तो पता नहीं है कि रिया कैसी है। जब दादी ने सबको रुकने को कहा तो सब चुप हो गए, लेकिन रुद्र, राहुल, समीर और खुद रेहान ये चारों तो रिया को ही देखने लगे। उन चारों के दिमाग में एक ही विचार आ रहा था कि अब आगे क्या। चारों का रेहान, रुद्र, समीर और राहुल। दूसरी ओर ब्लैक हाई हील सैंडल पहने टक टक आवाज के साथ तेजी से चल रही थी। ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट, ऊपर ब्लैक ब्लेजर पहने हुई, बालों को पोनीटेल में किया था, एकदम गोरा रंग, ब्लैक स्मोकी आई मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक, आज एकदम हॉट लग रही थी। जल्दी आकर गली में बैठ गई। 25 लिंडा इंडिया आना। यहाँ सिंघानिया पैलेस। 5 मिनट तक एकदम से शांत हो गए। फिर किसी की रोने की आवाज आई। सब इधर उधर देखने लगे, लेकिन किसको समझ ही नहीं आ रहा था कि रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर से ध्यान से सुना तो सब उस तरफ मुड़ गए। रिया सिसकियां ले लेकर रो रही थी। चारों को छोड़कर बाकी लोग हैरान परेशान रह गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादी पहले सबके चेहरे को देखी, फिर वो भी परेशान हो गई और मन में बुदबुदाने लगी, अरे मैंने ये क्या कर दी। या कितनी बार कहा है एक्टिंग मत किया करो, मत किया करो। लो हो गई कान, खुद को ही कहती है। कुछ देर सोचने के बाद अचानक से दादी रुद्र को अपनी छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। ए देख सब लोग हैरान हो गए, जो अभी भी रो रही रिया भी एकदम चुप होकर उन्हीं को ही देखने लगी। बेचारा रुद्र, एक्चुअली छड़ी की बरसात किसी को भी पड़ सकती थी, जो भी दादी के पास खड़ा होता हो। क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। बेचारा छड़ी के बरसात के बाद जल्दी सी भागकर दादाजी के पीछे छिप गया। अब पूरी तरह से शांत हो गए। सब प्यार से उन दोनों के पास गए जो दोनों चौखट के बाहर ही खड़े थे। निहारिका और वीना आगे आई। रिया निहारिका को देखकर एकदम से शॉक हो गई। फिर अचानक से रेहान की तरफ देखी, फिर निहारिका को, फिर रेहान, फिर निहारिका को। ये देख दोनों हंस पड़े। निहारिका भी थोड़ी हैरान थी, लेकिन जल्दी से नॉर्मल हो गई थी। रिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि निहारिका आंटी यहाँ कैसे हैं। फिर भी चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। निहारिका दोनों को आरती करती है, फिर दोनों को टीका लगाकर माथे पर चावल का दाना यानी कि अक्षत को उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालती है। बाद में वीना आकर कलश रखती है, उसको राइट पैर से कलश को गिरान कहती है। रिया बिल्कुल वैसा ही करती है। फिर सब लोग अंदर आ गए। रिया को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन पूछूं तो किसे पूछूं, यही बात को लेकर परेशान हो गई।
लेकिन निहारिका समझ गई थी कि रिया के दिमाग में क्या चल रहा है। वो रिया के पास आकर कहने लगी, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो बेटा, यही है ना कि ये सब क्यों कर रहे हैं हम। बेटा आज पहली बार हमारे घर आई हो, अपनी ससुराल आई हो, इसलिए हम लोगों ने तुम्हारी गृह प्रवेश करवा दिया। ये बात सुन के रिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, उसकी आंखों में नमी उतर आई। दादी ने देखा कि रिया बहुत ज्यादा भावुक हो रही है तो उसने भी रिया को प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, नहीं बेटा रो मत, तुम अकेली नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, फिर रोने की क्या जरूरत है ना। सब हाँ मैं हाँ हिलाने लगे। वहीं रेहान बस रिया को प्यार से ही देखे जा रहा था। अब रिया भी सबके साथ घुल मिल गई थी। सिम्मी और रिया दोनों एक अच्छी दोस्त बन गई थी और दादी, निहारिका, वीना, बाकी सभी लोग रिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी थे और इमोशनल भी। कितने सालों के बाद आज हमारी बच्ची घर लौट के आई है, पूर्णिमा जी यानी कि दादी ने रिया को प्यार से देखती हुई कहने लगी। सब लोग भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। वहीं रिया सिम्मी के साथ हंस हंस की लोटपोट हो रही थी राहुल की हरकत को देखकर। प्रताप सिंघानिया दादाजी भी बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी बीवी से यानी कि दादी से कहने लगा, अरे भाग्यवान अब तो खुश हो ना। दादी हाँ में सिर हिलाए, आज से मुझे छड़ी से नहीं पिटोगी ना। फिर से दादी हाँ में सिर हिलाई और एकदम से याद आया कि क्या कहा है। सुन दादी दादाजी को घूरने लगी। देख के सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। वहीं निहारिका और वीना तो वो लोग इतने खुश थे कि पता नहीं खुशी में क्या क्या बना दिया था। सच में आज सिंघानिया पैलेस में खुशी का माहौल था। वहीं दूसरी ओर ब्लैक ड्रेस पहने हुई लड़की वो तेजी से एयरपोर्ट में पहुंच गई। आज वो भी बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। चेक इन करने अंदर जाने ला तभी उसका फोन बजने लगा। थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगी, यस मिस्टर विल्सन, टेल मी व्हाट हैपेंड। दूसरी ओर से विल्सन कुछ कहा। लड़की जवाब देते हुए कहने लगी, यस मिस्टर, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली आई विल हैंडल इट, डोंट वरी मिस्टर विल्सन। विल्सन हंसते हुए कहा, हाँ, आई नो मिस लिंडा, डेफिनेटली यू विल डू, आई ट्रस्ट यू। वेयर आर यू मिस लिंडा? वेल आई एम इन एयरपोर्ट, मैं इंडिया जा रही हूँ, सो अब मुझे जाने का टाइम हो चुका है मिस्टर विल्सन, हम बाद में बात करेंगे, सी यू, हैव गुड डे। ओके मिस लिंडा, हैप्पी जर्नी। थैंक यू मिस्टर विल्सन, कह के लिंडा ने फोन काट दिया। जी हाँ, वो ब्लैक वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि लिंडा थी। अमेरिकन के प्रेसिडेंट के मिस्टर बेरिस की बड़ी बेटी लिंडा बेरिस। वो अपनी खुद की द स्पार्कल फैशन डिजाइनर कंपनी के सीईओ है, उसके साथ साथ घमंडी भी। बाय वन गेट वन फ्री तरह टैलेंटेड है, ब्यूटीफुल भी है और घमंडी भी। अब लिंडा की फ्लाइट टेक ओवर कर चुकी थी। लिंडा और उसके असिस्टेंट मलिया भी साथ थी। कुछ घंटे बाद फ्लाइट इंडिया में लैंड हो गई। यहाँ पैलेस में सब हंसी मजाक करते हुए डिनर का टाइम हो गया था। सब आकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। जो भी टेबल पर खाना था सबके सब रिया के मन पसंद का था। कुछ कुछ रेहान का भी पसंद का खाना था। सब खाना खा के 12 गार्डन में आकर बैठ गए। आज इतना खूबसूरती से सजाए जो थे। एयरपोर्ट, लिंडा और उसकी असिस्टेंट दोनों एयरपोर्ट से बाहर आ गए। लिंडा बार बार किसी को फोन किए जा रही थी लेकिन फोन ही नहीं लग रहा था, इससे और ज्यादा गुस्से में आने लगी। 26 खानदानी कंगन और रेहान बेरहम से चूमना। लिंडा और उसकी असिस्टेंट दोनों एयरपोर्ट से बाहर आ गए। लिंडा बार बार किसी को फोन किए जा रही थी लेकिन फोन ही नहीं लग रहा था, इससे और ज्यादा गुस्से में आ गई। लिंडा की असिस्टेंट मालिया ने पूछा, मैडम हमें हयात होटल में रूम बुकिंग हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। मालिया आगे कुछ कह पाती लिंडा गुस्से में जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसके पीछे पीछे मालिया भी आ गई। सिंघानिया पैलेस। सब लोग गार्डन में कुछ देर वक्त बिताने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। दादाजी और दादी जी दोनों अपने कमरे में पहले ही चले गए थे क्योंकि उनको दवाएं लेकर आराम करना था, इसलिए रुद्र, समीर और राहुल उन दोनों को परेशान करते ही जा रहा था। वो तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। राजदीप, वीर भी दोनों साथ में उनके कमरे में चले गए। सिल्मी भी गुड नाइट कहके वो भी चली गई। अब वहाँ पे रेहान, रिया, निहारिका, वीना ये चारों भी साथ साथ अंदर आ गए। निहारिका रिया को अपने साथ उसकी कमरे में लेकर चली गई। वहीं रेहान उन लोगों को जाता हुआ देखता ही रह गया। उसको आज रिया से ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी, इसके लिए वो थोड़ा अपसेट था। उसकी ये हालात देखकर वीना मुस्कुराने लगी, हल्के से कंधे पर थपथपा कर कहा, बेटा वो कहीं नहीं जाएगी, 5 मिनट में आ जाएगी। सुनकर रेहान वीना के ओर देखकर छोटे बच्चों की तरह मुंह बना लिया। गुड नाइट चाची, कह के रेहान वहां से चला गया और वीना भी मुस्कुरा कर वो भी कमरे में आ गई। निहारिका अपने अलमारी से कुछ चीजें निकल कर रिया को दिया। रिया थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछने लगी, ये क्या है आंटी? निहारिका उसे प्यार से गाल को छूते हुए कहा, पहली बात बेटा कि तुम मुझे माँ कहो, और दूसरी बात तुम खुद ही क्यों नहीं देखती कि इसमें क्या है? तो रिया ने उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही खूबसूरत 2 डायमंड के कंगन थे।
ये देखकर रिया को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। आंटी, मेरा मतलब है माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका और सभी बड़ों का प्यार और आशीर्वाद ही काफ़ी है माँ। बेटा एक खानदानी का कंगन है, अब तुम्हें ही पहना है। इस खानदान का परंपरा है कि सास अपनी बहू को एक खानदानी का कंगन देते हैं। आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। इतना कह के निहारिका उसे कंगन पहना देती है। उसके साथ एक और छोटा बॉक्स देती है। उसे खोलकर देखा तो एक डायमंड की क्वीन रिंग थी। उसको भी पहनाती हुई कहती है, एक क्वीन रिंग है, मैंने खुद अपनी हाथों से डिज़ाइन बनाकर बनवाई थी कि फ्यूचर में ही मेरी बहू आएगी तो वो भी इस घर में क्वीन की तरह ही रहे। ऐसे देख रिया बहुत ही इमोशनल हो जाती है। निहारिका उसे माथे को चूमकर आशीर्वाद देती है। ऐसे ही कुछ देर तक बातें करके रिया अपनी कमरे की ओर चली गई। जब रिया कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो पूरा कमरा अंधेरा था। उसे लगा कहीं गलती से दूसरे कमरे में तो नहीं आ गई। ये सोचकर पीछे मुड़कर जाने लगती है कि तभी किसी ने पीछे से आकर अपने 2 मजबूत हाथ से रिया की कमर को पकड़ के पीछे की ओर खींच लेता है। रिया को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो आदमी ने खींचकर पीछे की ओर ले जाकर सॉफ्ट बेड पर फेंक दिया। उस बेड पर गिरते ही 2 से 3 बार बॉसिंग होने लगी। इसी चक्कर में रिया साड़ी के पल्लू कंधे से उतर जाता है। रिया अपने आप को संभालने लगती तभी एक हैंडसम चेहरा उसके ऊपर आ जाता है। रिया सामने देखती है तो वो थोड़ी घबरा गई। थोड़ा हकलाते हुए कहने लगी, रेहान, ये क्या कर रहे हो? रेहान उसकी आंखों में देखते हुए, मुझे इग्नोर करने के लिए पनिश कर रहा हूँ। रिया हकलाते हुए, रेहान प्लीज छोड़ दो। नो, उसको इग्नोर करते हुए कहा और पागलों की तरह चूमने लगा। उसके अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा भी था और आज रिया भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। रेहान कमरे में आकर ही फ्रेश होने चला गया था। अब वो एक वाइट बाथरोब में था। उसकी मस्कुलर बॉडी साफ साफ दिख पा रहा था। ऐसे देख रिया की भी गला शुक रहा था और रेहान वो तो बस रिया का चेस्ट को और कमर को चूमे ही जा रहा था, मानो उसकी हैवानियत बाहर आ गया हो, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। रिया को बहुत ही दर्द हो रहा था लेकिन वो रेहान को नहीं रोक पा रही थी। रेहान उसकी गर्दन पर लव बाइट कर दिया था, साथ ही साथ पूरे बॉडी के ऊपर लव बाइट का निशाना बन चुका था। जब रिया को हद से ज्यादा दर्द हुआ तो वो छटपटाने लगी, लेकिन रेहान हैवानियत जाग चुकी थी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। रिया के दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर दबा दिया। अब रिया आंखों में आंसू आने लगे थे। रेहान प्लीज छोड़ दो, प्लीज रेहान, आज के बाद कभी इग्नोर नहीं करूं। आगे कुछ कह पाती तभी रिया दर्द भरी आह निकल गई। रेहान उसके अंदर डाल दिया था। लगभग 2 घंटे के बाद रिया को छोड़ दिया। आज रिया को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बार बार आंखों में अंशु आ रहा था। कुछ पल बाद रेहान को यह एहसास हुआ कि उसने रिया क्या किया है। वो झट से उठकर उसके साइड के लैंप को ऑन करके रिया को देखने लगा। जब उसने अपनी ओर करके देखा तो वो हैरान ही रह गए। उसको खुद पर ही बहुत ज्यादा ही गुस्सा आने लगा। फिर उसने उसको कसकर गले लगा लिया और धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी स्वीटीफी, मैंने आज तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। हब्बी प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, नीचे उतरिए प्लीज, रिया दर्द से कहराते हुए कहती है। रेहान को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई। फिर खुद सोचकर वो रिया को नीचे सुलाकर जल्दी से बाथरूम में चला गया। जाकर बाथटब को गर्म पानी से भर दिया। वापस आकर रिया को गोद में उठाकर बाथटब में बिठा दिया। तब जाकर रिया को आराम मिला, जैसे गर्मी में बर्फी की पानी पीना जितना आरामदायक मिल रहा था। 27 किसी की याद आ गई। रेहान को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई। फिर खुद सोचकर वो रिया को नीचे सुलाकर जल्दी से बाथरूम में चला गया। जाकर बाथटब को गर्म पानी से भर दिया। वापस आकर रिया को गोद में उठाकर बाथटब में बिठा दिया। तब जाकर रिया को आराम मिला, जैसे गर्मी में बर्फी की पानी पीना जितना आरामदायक मिल रहा था। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। अब रिया को बहुत ज्यादा आराम मिल गया था और रेहान उसको बाहों में उठाकर ले आया और बेड पर सुला दिया और वो भी सो गया। सुबह 8:30 यहाँ होटल में लिंडा उठ चुकी थी। आज वो रेहान से मिलने वाली थी। इसी खुशी में जल्दी से उठकर अच्छे से रेडी होना था। कुछ देर बाद वो रेडी होकर दोनों ब्रेकफास्ट करने चली गई। यहाँ घर के सब मेंबर डाइनिंग टेबल बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। थोड़ी बहुत बातें भी चल रही थी। रिया आज दिखावे के लिए उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बैठी थी। अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा दर्द में थी। आज उसने रॉयल ब्लू कलर गोल्डन कलर का बॉर्डर सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। आज बालों को बांधा नहीं था, फूल फ्री छोड़ा था। इसके वजह से उसके लव बाइट निशान नहीं दिख रहे थे। दोनों हाथों में खानदानी कंगन, राइट हैंड मिडल फिंगर में क्वीन की रिंग पहनी हुई थी। मांग में सिंदूर, वो भी हल्के से मेकअप के साथ। उसकी खूबसूरती का क्या कहे, उसे देखकर खुद लड़कियां ही जल जाती। एक इंसान था जो रिया को नोटिस कर रहा था। सब अपने अपने ब्रेकफास्ट करके सब हाल में जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ गए।
निहारिका रिया के पास आकर उसको प्यार से, क्या हुआ बच्चा, इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं मोम, वो मैं पहली बार मुझे इतनी सारी खुशियां एक साथ मिल रही है और आप लोगों से दूर रहना पड़ेगा ना, इसलिए ये सब सोचकर मन उदास हो रहा है। निहारिका हंसते हुए, आज से ये सारी खुशियों पर सिर्फ तुम्हारा है हक है लाडो। ए सुन रिया कसकर गले लगा लिया। सिमी खुशी से चाहते हुए रिया से कहने लगी, भाभी हम आज शॉपिंग पर चलते हैं, क्या कहती हो? रिया को मन नहीं था और सिमी को भी अपसेट करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्यार से कहा, सिमरन क्या हम कल चले? मेरी दोस्त को भी बुला लूंगी और आपसे भी मिलवा दूंगी, हम तीनों चलेंगे और भी ज्यादा फन करेंगे, क्या कहती हो? अरे वाह भाभी, आपने मुझे छप्पर फाड़ के दे दिया। शॉपिंग के साथ साथ एक न्यू फ्रेंड भी, कह के उठ के छोटे बच्ची की तरह जंपिंग करने लगी। ए देख सब हंस पड़े। घर के बड़े लोग बारी बारी करके रिया के हाथ में सगुन के तौर पर उसके हाथ में लिफाफा देने लगे। पहले दादाजी और दादी जी दोनों रेड कलर के 2 लिफाफा दे दिए। ए देख रिया कभी लिफाफा को देखती कभी दादाजी और दादी जी को देखती। रिया थोड़ी सी घबराहट में कहती है कि दादाजी दादी जी आप अलग अलग लिफाफा क्यों दे रहे हैं? एक ही तो दे सकते थे आप। दादी जी रिया के सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटा तू हमारी जान है, तुम्हें ये सब देना ये तो कुछ भी नहीं है। रिया ना समझी में, मतलब मैं समझी नहीं दादी जी। जब दादी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या कहा है, बात को संभालते हुए कहने लगी, अरे बुद्धू लड़की, मेरा मतलब है कि तुम इतनी प्यारी बच्ची को कौन प्यार नहीं करेगा? हाँ, ऊपर तुम हमारी पोता बहू हो, इस घर की लक्ष्मी तो हुई ना हमारी जान। ए सुन रिया भावुक और खुशी दोनों ही उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई जा सकती थी। रिया झट से दादी को गले लगा लिया, भावुक से धीमी आवाज में, थैंक यू दादी। ए देख सब भी इमोशनल हो गए। वीना भी आकर ज्वेलरी बॉक्स साथ में रेड लिफाफा दिया और प्यार से गल छूकर, हमेश खुश रहना मेरी बच्ची। थैंक यू चाची, गले लगाकर आंखों में आंसू लिए कहा। राजदीप वीर जी भी सगुन दे दिए। रिया सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर वहां से जाने का टाइम हो गया था। वो जाने को हुई तो पीछे से सिम्मी की आवाज आई, मुझे भी कुछ देना है। सब उसकी तरफ मुड़ गए। अब तुझे क्या देना है दादी अम्मा? राहुल ने सिम्मी को चिढ़ाते हुए कहने लगा। सिम्मी रिया के पास आकर उसके हाथ में एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स रख दिया। रिया भी उसे भी खुशी से ले लिया, लेकिन वो बिना खोले ही जाने को हुई तो सिम्मी जल्दी से कहने लगी, इसको यहीं खोल कर देखो, बाकी का तो पता नहीं लेकिन मेरा गिफ्ट अभी खोलना पड़ेगा। रिया भी मना नहीं कि, जल्दी से वो भी बच्चों की तरह खोलने लगी। ये देख सब हंसने लगे। उस बॉक्स को धीरे से ओपन करके देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसकी दिमाग में धुंधली यादें धीरे धीरे से रिवील हो रही थी, लेकिन रिया मन में कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है? ए नहीं हो सकता। सब लोग उस चीज को देखा तो उन लोगों समझ में नहीं आया कि रिया ऐसे भूत बनके खड़ी है। क्या हुआ बेटा? जब निहारिका ने पूछा तो रिया भी होश में आकर, कुछ नहीं मोम, बस मुझे किसकी याद आ गई। और सिम्मी को देखने लगी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस उसको स्माइल देके वहां से जाने लगी। यहाँ सिम्मी चेहरे पर निराश तैर गई। सब लोग रेहान और रिया को छोड़ने बाहर तक आ गए। रिया को तो होश ही नहीं था कि दादी उसे कुछ कह रही है। उसके दिमाग में तो बस सिम्मी के दिए हुए गिफ्ट्स के बारे में ही सोच रही थी। तभी धीरे से पीछे मुड़कर सिम्मी को देखती है, जो वो निराशा होकर अंदर जा रही थी, आंखों में नमी तैर चुकी थी। उसने सीढ़ियों पर पैर रख पाती पीछे से आवाज आई, 28 अतीत के पन्ने पार्ट 1। सब लोग रेहान और रिया को छोड़ने बाहर तक आ गए। रिया को तो होश ही नहीं था कि दादी उसे कुछ कह रही है। उसके दिमाग में तो बस सिम्मी के दिए हुए गिफ्ट्स के बारे में ही सोच रही थी। तभी धीरे से पीछे मुड़कर सिम्मी को देखती है, जो वो निराशा होकर अंदर जा रही थी, आंखों में नमी तैर चुकी थी। उसने सीढ़ियों पर पैर रख पाती पीछे से आवाज आई, हनी। ए आवाज रिया की थी। जब ये आवाज सिम्मी के कानों में पड़ी तो उसके पैर वहीं जम गए। सिम्मी के आंखों से आंसू गिरने लगी। ये देख सब हैरान रह गए। सबके मन में थोड़ा डर भी लग रहा था, अगर रिया उसकी अतीत के बारे में पूछने लगी तो क्या जवाब दे उसे। वहां खड़े सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। सिम्मी के आंखों आंसू देख रिया जल्दी से उसके पास आकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी ओर फिंगर पॉइंट करते हुए बोलने लगी, तुम ही हो ना? वो बोलो, तुम ही हो ना? सिम्मी धीरे से गर्दन को नीचे करके हाँ में सिर हिला दिया। ए देख रिया के आंखों में आंसू की धारा ही बह गई। पीछे मुड़कर सबको एक एक करके सबको देखने लगी। वहां खड़ा इंसान रिया को ही देखे जा रहा था। रिया उन लोगों की तरफ बढ़कर धीरे से पूछने लगी, आप सब जानते थे ना, फिर क्यों नहीं बताया मुझे? निहारिका आगे आकर, हम बताने वाले थे बेटा, लेकिन ये सही समय नहीं था। तुम अभी अभी हमारे लाइफ में लौट कर आई हो, तुम परेशान हो, हमें नहीं चाहते थे, इसलिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और हम सब जानते हैं अतीत में क्या हुआ है। रिया आंखों में आंसू लिए ही कहने लगी,
मोम मुझे पता है अतीत में क्या हुआ था, फिर भी आप बता सकते ना? पता है आप लोगों को कितना मिस किया है। जब आप लोग मिल गए हो तो क्यों नहीं बताए? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, अगर सच बता दिया तो कहीं तुम हमसे नाराज ना हो जाओ, इसलिए नहीं बताए। निहारिका जल्दी सफाई देती हुई कहने लगी। नहीं मोम, मैं क्यों नाराज होती, ये सब तो उस इंसान का है जो अब मैं खुद से भी ज्यादा नफरत करती हूँ। रिया आंसू पोंछते हुए कहने लगी। ये सुन सब और ज्यादा हैरान रह गए। रिया सबको देखकर पता चल गया कि वे लोग क्या सोच रहे हैं। जी हाँ मोम, मुझे 2 साल पहले ही सब कुछ पता चल गया था, इसलिए मैंने वो घर 2 साल पहले ही छोड़ दिया और मेरे दोस्त के साथ रहने लगी थी। रिया उनके डाउट को क्लियर करते हुए कहा। दादी जी भी गुस्से में छड़ी को उठाते हुए कहने लगी, वो कमीना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके उसको मार दिया, देखना वो बहुत बुरे तरीके से मौत मिलेगा। अतीत के पन्ने उंगली से बाएं ओर इशारा। पूर्णिमा सिंघानिया रेहान की दादी की छोटी बहन निर्मला रायचंद और उसके पति देवानंद रायचंद टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ थे। निर्मला और देवानंद की इकलौती बेटी अनुजा रायचंद, वो भी अपने पापा की तरह एक पावरफुल बिजनेस वूमन थी। ऑस्ट्रेलिया ऑफिस में, भाई सुनिए, मैं एक लिफाफा भेज रही हूँ, आप दोनों के लिए प्लीज आप ले लीजिए, ओके? अनुजा फोन में समझाते हुए कहने लगी। अनु हद है यार, मैं इस बार बात नहीं करने वाला, इस बार नहीं आई तो समझी। दूसरी ओर से नाराज भरी आवाज आई। ओ हो भाई, अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी अब खुश। अनु ने कहा। ए हुई ना बात, हम लोग तेरा आने का वेट करेंगे, मैं सबको बता देता हूँ। इतना कह के बिना बात सुने ही कॉल काट देता है। अनु ए देख मुंह बनाकर कहने लगी। ए बड़े भाई भी ना, बिना बात सुने ही फोन काट दिया, देखना अब घर में हंगामा हो रहा होगा। अनुजा ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, वहाँ के बिजनेस को वही संभालती थी। इंडिया में आना बहुत कम बार होता था, इसलिए राजदीप हमेशा जो भी फेस्टिवल हो वो हमेशा अनुजा को फोन करके बुलाया करता, लेकिन काम की वजह से आना नहीं होता था। जी हाँ, वो आदमी राजदीप सिंघानिया था। राजदीप और वीर दोनों अनुजा से बहुत ज्यादा प्यार और रेस्पेक्ट करते थे। 15 दिन बाद वो दिन आ ही गया। अनुजा सालों बाद इंडिया आई थी। भाई मैं आ गई। भाई कहाँ हो? अरे यार हद है, अनुजा अंदर आते हुए चिल्लाने लगी। अनुजा की आवाज सुन सब बाहर आ गए। उसे देख सब हैरान और खुशी से भागकर उसके पास आ गए। पूर्णिमा खुशी से चहकते हुए, अरे वाह, मेरी लाडू आ गई। जी हाँ बड़ी मोम, मैं आ गई, अनुजा पूर्णिमा को गले लगाते हुए कहा। राजदीप उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, अब आई है, कितने फेस्टिवल चले गए उसमें एक भी शामिल होने नहीं आई और अब आ रही है। अनुजा छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए, हाँ लेकिन अब तो आई हूं ना, वो भी एक ही बार कहने पर अब क्यों डांट लगा रहे हैं आप? तब उसकी नजर निहारिका गोद में खेल रहा नन्हसा शहजादा के ऊपर पड़ी। ए देखकर उछलकर उसके पास चली गई, उसको गोद में लेकर खेलने लगी। तभी मेन दरवाजे के ओर से आवाज आई, देखो मैंने कहा था ना, ये लड़की ऑस्ट्रेलिया से सीधे यहाँ आएगी। अंदर आते हुए अनुजा के पिता देवानंद रायचंद ने कहा। हाँ मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके साथ आ रही उसकी पत्नी यानी कि अनुजा की मोम निर्मला रायचंद ने कहा। आओ आओ देवा, बहुत दिन हो गया तुम घर ही नहीं आए, प्रताप ने उसके ओर जाते हुए कहा। ए सुन सब उसके ओर अजीब नजर से देखने लगे। सब अपने ओर ऐसे घूरते हुए देख अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा, अरे मुझे पता है, इन्होंने कल ही घर आकर गए हैं, मैं तो बस मेहमान नवाजी के लिए पूछ रहा था। ए देख सब अपने सिर पिट लिए और बात को आगे बढ़ाते कहा, अरे भाई इतना भी मजाक नहीं कर सकता क्या, ऐसे मत घुरो। प्रताप और देवानंद बचपन का दोस्त है, इसलिए उसके साथ टाइम खिंचाई करता रहता था और दूसरे और रिश्तेदार भी, इसलिए हमेशा साथ में टाइम स्पेंड करते थे। देवानंद और निर्मला अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। वीना चाय पानी लेकर आई। निहारिका आकर दोनों की पैर छुए, साथ में वीना भी पैर छुए। देवानंद और निर्मला दोनों को आशीर्वाद दिए। आधे घंटे के बाद निहारिका आकर सबको लंच करने के लिए बुलाने लगी। सब आकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और अपने अपने खाना खाने लगे, साथ ही साथ गप्पे भी लगाने लगे। अनुजा निहारिका कानों में कुछ कहने लगी। निहारिका हाँ में सिर हिला दिया। प्रताप खाना खाते ही कहना शुरू किया, मैंने कल एक फंक्शन रखा है अनु आने की खुशी में। ए सुनकर सबने हाँ में सिर हिला दिए। देवानंद बस खाने में बिजी था तो वो कुछ नहीं कहता। ए देख प्रताप जोर से चिल्लाकर कहता है, ओए भुक्कड़ कहीं कि मैंने अभी अभी क्या कहा है, क्या आप कृपया करके बताओगे? ए सुन, देवानंद ने सिर ऊपर उठाकर कहा, हाँ नहीं क्या कहा तुमने? प्रताप गुस्से में कहते हुए, अबे भुक्कड़ का हिका, मैंने कहा कल अनु आने की खुशी में फंक्शन रखी है। थोड़ा तेज आवाज में कहता है।
अरे यार तो बिना, ठीक है रख दो और अब मुझे खाना खाने दो। मेरी प्यारी बेटियां निहारिका, वीना, इतना सारे टेस्टी खाना बनाया है, मुझे खाने दो। ए देख प्रताप उससे घूरने लगा। सब खाना खा के सोफे पर पसर गए कल की फंक्शन के बारे में डिस्कस करने। यहाँ किचन में अनुजा अंदर आते हुए, हे मेरी तितलियों, काम हुआ कि नहीं यार, नौकर होकर भी ये काम क्यों करते रहते हो, कभी तो फ्री हो जाओ यार। निहारिका और वीना दोनों पीछे मुड़कर देखने लगे और बड़ी के हंसी के साथ, आओ आओ मेरी जान। अनुजा आते, काम हो गया हो तो चलो दोनों हम गार्डन में जाएंगे। निहारिका हाथ पोंछते हुए, हाँ हो गया चलो। तीनों बाहर गार्डन की ओर चली गई। 29 अनुजा और अभय सिंह का आमना सामना अतीत के पन्ने। वो तीनों कुछ देर गार्डन में टाइम स्पेंड करके घर के अंदर चली आई। सब लोग कल की फंक्शन के लिए बिजी थे। अनुजा, निहारिका और वीना कुछ देर वहां बैठकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी निर्मला उन तीनों लड़कियों को देखकर कहने लगी, ओए कुड़ियों, तुम तीनों शॉपिंग पर नहीं जाओगे क्या? इवनिंग जाएंगे मोम, ऊपर सीढ़ियों से जाती हुई अनुजा ने कहा। कमरे में निहारिका अनुजा को एकटक देख रही थी। ये देख बिना उसके ओर देखे ही बोल पड़ी, बोल क्या पूछना चाहती है? अनु, सच सच बताओ क्या रहा है? निहारिका टेंस में पूछती है। अनुजा ना समझी में पूछती है, क्या नेहू? नेहू यानी कि निहारिका और अनुजा स्कूल टाइम से ही बेस्टी है, इसलिए दोनों अच्छी जोड़ी बनती है। रही वीना की तो मैं बता दूं कि उसकी थोड़ी सस्पेंस है, नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में रिवील करूंगी। फिलहाल अनु और नुहू को आगे बढ़ाएंगे। अनु, तू ना समझ क्यों बन रही है? हाँ, तू अच्छे से जानती है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। निहारिका परेशान होते हुए कहा। सुन अनु, जो अभी भी कुछ करने में बिजी थी वो अचानक से रुक गई और उसकी आंखों में आंसू निकल लगे। अनु की पिट निहारिका और वीना की तरफ थी, इसलिए आंसू को नहीं देख पाए। निहारिका बात को आगे कंटिन्यू करते हुए, देख अनु, तू ये भी जानती है कल जो फंक्शन रख रहे हैं किस लिए रख रहे हैं? अनुजा जल्दी से आंसू को पोंछकर उनकी तरफ मुड़कर कहती है। नीहू प्लीज यार बस भी करो, और मुझे पता है कल फंक्शन किस लिए है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पार्टी किस लिए रखी है। निहारिका अब गुस्से में आकर कहने लगी, अच्छा तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? ओ रियली मिस अनुजा, सच में यार तुम ना ऑस्ट्रेलिया जाकर बहुत बदल गई हो, लेकिन सच बात तो ये है कि तुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वरना अभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होते। सुन, अनुजा का सब्र का बांध टूट गया, उसकी आंखों में आंसू झरझर से नदियों की तरह बहते ही जा रहे थे। देख वीना और निहारिका दोनों ही इमोशनल हो गए। दोनों उसके पास जाकर निहारिका ने उसे समझाते हुए कहा, देख अनु, एक बार बात तो कर ले, सब गलतफहमी दूर हो जाए। नहीं नीहू, अब बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी क्या बातें करूं उससे, वो तो साफ साफ बता दिया था कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, तो मैं क्यों उसके पीछे पड़ी रहूं? इतनी सालों से यही तो करती आ रही थी, लेकिन अब नहीं नीहू, अनु ने नाराजगी से कहने लगी। वीना अनु को देखकर कहती है, देख अनु, जल्दीबाजी में लिए गए फैसले कभी सही नहीं होता है। ये बात को मैं तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ, लेकिन सब इंसान आपके भाई जैसे नहीं होते। मेरे और आपके भाई के बीच कोई भी रिश्ता नहीं था, फिर धीरे से दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होते हम एक दूसरे को समझने लगे। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ, प्लीज एक बार बात तो कर लो, बाद में बात नहीं बनी तो जो तुम्हें सही लगे वही करो, एक बार सब क्लियर कर दो। अनु दोनों की बातें सुनकर हाँ में गर्दन हिला दिया। निहारिका जल्दी से कहती है, चलो जल्दी चलो, रेडी भी होना है, शॉपिंग पर तो जाना है ना। वीना और अनु वहां से जल्दी से तैयार होने के लिए चली जाती है। पीछे पीछे निहारिका भी हंसते हुए चली गई। जीटी मॉल में वो तीनों शॉपिंग पे आई हुए थे। तीनों ड्रेस को देख रहे थे, तभी उन तीनों की नज़र 3 ड्रेसेस पर पड़ती है, सेम डिज़ाइन लेकिन कलर अलग अलग। वो ड्रेस एक फुल लेंथ गाउन थी, डीप बेक वाइट पर्ल से डिज़ाइन किए हुए थे, पिंक, ब्लू और ब्लैक कलर में था। जल्दी से उन तीनों ड्रेसेस को खरीद लिया। निहारिका और वीना दोनों ब्यूटीफुल साड़ी भी ले लिए थे। अनु उसके लिए और लेना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या ले, तभी उसकी नज़र एक रेड एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन साड़ी के ऊपर पड़ती है। उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उसको भी खरीद लेती है। तीनों की परचेज होने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाती है खाना खाने। वो तीनों आकर बैठ गई। अनु उन दोनों बताकर वॉशरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद बाहर आकर बेस में हैंड वॉश कर रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अनु झट से पीछे मुड़कर देखने है वाली थी कि एकदम से किसी ने उसको मुंह पर हाथ रखकर उसको कंधे पर उठाकर एक प्राइवेट रूम में लेकर चला गया। रूम में आते ही वो इंसान अनु को झट से छोड़ दिया। इसे अनु संभाल नहीं पाई, वो सीधे बेड पर जाकर गिर पड़ी। वो उठकर उस इंसान को थप्पड़ मार पाती, वो इंसान जल्दी से उसके ऊपर आकर उसको दबोच लिया। इसे अनु और ज्यादा डर गई। वो इंसान अनु के इतने करीब था कि दोनों के एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। जब वो इंसान का चेहरा अनु के सामने आया तो वो हैरान रह गई।
और छटपटाने लगी, लेकिन वो इंसान अनु को इतनी दबोच के रखा था कि सांसें लेना भी मुश्किल हो पा रही थी और वो इंसान अनु की बॉडी को साफ साफ महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अनु गुस्से में, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो इंसान धीरे से उसके कान के पास आकर धीमी आवाज में कहता है, तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने नहीं आया हूँ मिसेस अनुजा अभय सिंह। स्मर्क स्मर्क उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल दिख रही थी। अनु आंखों में आंसू लिए कहने लगी, अभय छोड़ो मुझे। ना, कभी नहीं इतनी आसानी से छोड़ दूँ तुझे। अरे वैफी, मैं इस बार तो तुझे प्यार बरसाने आया हूँ। आखिरी लाइन को गुस्से में दांत बिचनते हुए अभय ने कहा, और उसने अनुजा पीछे से उसकी गर्दन को पकड़कर उस घोटों के पास लाकर फिर से कहना शुरू किया, तुझे हर बार कहा है मुझसे दूर रहो, लेकिन नहीं, मेरे पास आने की बहुत शौक है ना, तो तुम्हारी एक ख्वाहिश भी पूरा कर दूंगा। इतना कह के उसको पागलों की तरह चूमने लगा, साथ ही साथ लव बैक भी देने लगा। यहाँ निहारिका और वीना बहुत परेशान हो गई थी कि अनुजा अभी तक क्यों नहीं आई। ये सोचकर दोनों उठकर वो भी वॉशरूम की ओर बढ़ गई, लेकिन वहां जाकर देखा तो वहां पर अनुजा उन्हें दिखाई नहीं दी। अब वो दोनों ज्यादा परेशान हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे। यहाँ रूम में अभय अनु को बेरहमी से किस करते ही जा रहा था। अभय ने तब छोड़ा जब अनु को सांसें लेने में तकलीफ होने लगी हो, और उसे झट से छोड़कर उठ खड़ा हुआ और बिना पीछे मुड़े ही कमरे से बाहर की ओर चला गया। यहाँ अनु फुट-फुट कर रो रही थी, रोने की वजह से आंखें सूज गई थी। अभय इतने गुस्से में जा रहा था कि सामने वाला इंसान डर के मारे वहीं मर जाए। तभी सामने से निहारिका और वीना दोनों अनु को ढूंढते ढूंढते अभय के सामने से जाने लगी। तभी अभय और निहारिका एक दूसरे से नजरें मिली, दोनों एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, फिर अभय अपनी नजरें फर ली और वो वहां से चला गया। अभी भी उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देख सकते थे। निहारिका समझ में देर नहीं लगाई, वो जल्दी से उस कमरे और भागी। जाकर दरवाजा खोलकर देखा तो निहारिका और वीना एक पल के लिए वहीं जम गई। 30 अभय अनुजा के करीब आना। अतीत के पन्ने। निहारिका जल्दी से जाकर अनुजा को गले लगा लिया और धीरे धीरे से उसके सिर को सहलाने लगी। कुछ देर बाद अनुजा अपने आप को संभलने के बाद वो उठकर बाथरूम में जाकर थोड़ा फ्रेश होकर बाहर आई। निहारिका धीरे से पूछने लगी, अनु तुम ठीक हो? अनुजा बस हाँ में जवाब दिया और वो तीनों वहां से घर के लिए निकल गई। मैं थोड़ा यहाँ अभय सिंह के बारे में बता देती हूँ। एएस टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ है। बिजनेस की दुनिया में पावरफुल इंसान है और इसके साथ साथ अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी पावरफुल आदमी है। अभय सिंह सब इनसे बिना डरे रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, और लीगल तरीके से हमारे मिलिट्री सोल्जर्स के लिए बड़े बड़े हथियारों को बनाकर हमारे इंडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट किया करते हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट भी अभय सिंह को रेस्पेक्ट करती है, इसलिए अंडरवर्ल्ड की दुनिया के डॉन भी बने हैं अभय सिंह। अभय सिंह को किंग ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना जितनी ऊंचाई उतना ही दुश्मन भर भर के रहते हैं। यहाँ निहारिका और वीना दोनों ही अनुजा को घर लेकर आ गए थे। अनुजा अकेली रूम में बैठकर उसकी और अभय की बीते हुए वो पल के बारे में याद करके रो रही थी। कैसे वो अभय को देखती थी, कैसे वो बार बार बातें करने की कोशिश करती थी, कैसे अभय उससे चीरता था, कैसे एक दिन निहारिका और वो स्कूल जाते वक्त किसी ने चिढ़ाने की कोशिश करता तो कैसे अभय उन लोगों को सबक सिखाता था, कैसे बार बार वो अभय के पास जाने की कोशिश करती थी। एक रात ने उसकी लाइफ ही खराब करके छोड़ दिया। सस्पेंस है, ये राज खोलने में बहुत टाइम लगेगा, सो इसके लिए उम्मीद न कीजिएगा ग्रीन टंग आउट। ये सब याद करके अनुजा फुट फुट के रोने लगी। तभी रूम के दरवाजा खटखटाने की आवाज आने से अनुजा होश में आ गई। दरवाजे पर वीना और निहारिका दोनों खाना लेके खड़ी थी और अंदर आते हुए निहारिका ने कहा, अनु चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। अनुजा बस नीचे सिर झुकाए ही बैठी थी। वो दोनों अच्छे से समझ रही थी और कोई था जो अनु को बार बार घूर रहा था। वहीं दूसरे अपार्टमेंट में एक आदमी अपनी बालकनी में खड़ा होकर दूरबीन से अनु को बार बार देखे जा रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि अभय सिंह था, जो बार बार दूरबीन की जरिए अनु को देखे ही जा रहा था। बिना दूरबीन के नहीं देख पाते ठीक से, इसलिए अनुजा की नज़र उस ओर नहीं गया। अनुजा के रूम में निहारिका और वीना किसी भी करके अनुजा को खाना खाने के लिए मना लिया। वो तीनों सारे बातें को भूलकर गॉसिप करते खाना खाने लग गई। ये देख अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई और मन में ही कहने लगा, तुम सिर्फ मेरी हो अनु, सिर्फ मेरी। मेरे मन में ऐसे ख्याल भी तुमने ही तो डाला है। एकल के अंदर की ओर चला गया। इवनिंग 5:30 बजे धीरे धीरे सब मेहमान आने लगे। निहारिका जल्दी जल्दी में पूछने लगती है, राज रेहान कब तक आएगा? राजदीप जवाब देते हुए, ड्राइवर को भेज दिया है, आधे घंटे में आता होगा। 6 साल का रेहान पढ़ाई करने यूएस गया हुआ था, आज 2 साल के बाद आ रहा है।
सब तैयार हो गए थे। आज अनुजा वही ब्लड रेड कलर ब्लैक कलर बॉर्डर की साड़ी पहनी हुई थी। इसमें कयामत लग रही थी, मानो आदमियों के दिल बिना दिल के नहीं रह सकता था। सब मेहमान आ गए थे। मिस्टर झा, मिस्टर लेयर, मिस्टर दयाल और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। मिस्टर राजेश सक्सेना भी आया था। सब लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। कोई था जो बार बार अनुजा को तलाश कर रहा था। अनुजा के रूम में अनुजा तैयार हो रही थी, तभी उसके कमरे का लाइट एकदम से चला जाता है। इससे अनुजा डर जाती है। अंधेरे में उसे ठीक से कुछ नहीं दिखता, बस अंदाजा लगा के धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपनी फोन को ढूंढने लगी। तभी किसी ने उसकी गोरी पतली सी कमर को पकड़कर उसकी ओर खींच लेता है। इसकी वजह से वो सीधे जाकर किसी के सीने से टकरा जाती है। अब अनु को जाना पहचान खुशबू का महसूस हुआ तो वो चुप हो गई और आंखों में आंसू छलक उठे। ए देख, अभय ने उसके चीन को पकड़ के ऊपर किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। म्यूजिक, सांसें लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है धड़पन। आंखें ये मेरी जो बोलती थी, धड़कन ये मेरी वो तोलती थी। दोनों इस तरह एक दूसरे के नजरे में खो गए थे। अभय आगे से अनुजा को किस करने के लिए झुका ही था कि अनुजा झट से पीछे हो गई, क्योंकि अभय का पकड़ थोड़ा ढीले हो गया था। इसके वजह से अनुजा जल्दी से पीछे हटने में कामयाब हो गई। लेकिन अनुजा के ऐसे बर्ताव से अभय का गुस्सा 7वें नहीं 8वें नहीं 10वें पर ये भी नहीं आ रहा। इस गुस्से का कोई सीमा ही नहीं था। इसके वजह से अनु को भारी पड़ गया। अभय इतने तेजी से अनुजा की कमर को कसकर पकड़कर 2 बार घूमकर दीवार से सटा दिया। इसका रिजल्ट निकला अनुजा की पिठ पर चोट होकर। इससे अनुजा का दर्द कोई सीमा नहीं था, लेकिन वो उफ तक नहीं की। अभय दांत भींचते हुए कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे दूर जाओ। हाँ, पहले ही कहा था कि मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरी बात समझने में नहीं आती तुम्हारी छोटी सी भेजे में। मिस्टर अभय सिंह, शायद आप भूल रहे हैं कि आप खुद ही ने कहा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं तो जा चुकी हूँ आपकी जिंदगी से दूर, फिर भी क्यों कर रहे हो ये सब? इतना कहकर वो उसे सामने से धक्का देकर जाने लगी तो अभय फिर से कमर को कसकर पकड़ के उसके ओर खींचते हुए कहा, मैंने ये भी कहा था कि तुमने ही मुझे मजबूर किया है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? हाँ। अनुजा आंखों में आंसू लिए थोड़ा गुस्से और धीमी आवाज में कहा, मैंने कितनी बार कहा है, वो सब मैंने नहीं किया है। अभय कुछ आगे के हफ्ता तभी रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अनु अनु, सब बुला रहे हैं, जल्दी आओ। बाहर से ही निहारिका चिल्लाते हुए कहने लगी। अभी आई। इतना कह के अनुजा वहां से जाने से पहले एक नजर अभय पर डालती है और वहां से चली गई। नीचे गार्डन में सब मेहमान अपने अपने ड्रिंक के साथ एंजॉय कर रहे थे। तभी अनुजा, निहारिका, वीना तीनों आ जाती है और पार्टी में शामिल हो जाती है। राजेश सक्सेना, जो कितनी देर से अनुजा को ही ढूंढे ही जा रहा था, अब जाकर उसकी नज़र में आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कोई कुराफत चल रहा हो। 7 साल का बच्चा अनुजा के पीछे आकर खड़ा हो गया और अनुजा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, बुआ। अनुजा, जो किसी के साथ बात कर रही थी, ये आवाज सुन पीछे मुड़कर देखती है तो रेहान खड़ा हुआ था। ए देख, अनुजा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जल्दी से उसे गले लगा लेती है। हे चैंप, कब आया? कैसे है मेरा बच्चा? अनुजा सवाल करते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ बुआ, रेहान ने जवाब देते हुए कहा। इसी तरह दोनों के बीच बातें कुछ देर के लिए होती है। तभी एक 3-4 गाड़ियां आकर रुक गई। उसमें से 8-9 बॉडीगार्ड्स उतरने लगे। बीच में एक हैंडसम चेहरा वाला आदमी चलकर आ रहा था। सब उस ओर देख रहे थे। सिंघानिया फैमिली, सभी लोग ग्रीट किया और वो आदमी भी